नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस के सेकंड ऑडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं उसका नाम है दक्षिण भारत की एक झलक। हम सब, जब मेरा एमपी बोर्ड है मध्य प्रदेश के, हम सब हैं, हम सब ने नॉर्थ इंडिया बहुत देखा होता है। आप में से शायद ही कुछ लोग होंगे जो दक्षिण की तरफ गए होंगे। हम नॉर्थ इंडिया वाले दक्षिण जाते कब है? या तो हमको तिरुपति बालाजी के दर्शन करने होते हैं, या हम शिरडी वाले साईं बाबा के पास जाते हैं, या भगवान ना करे कभी हमारी आंखों को कुछ हो जाए तो मद्रास में एक हॉस्पिटल है वहाँ जाते हैं। बहुत ही रेयरली या गोवा घूमने चले जाते हैं। बहुत रेयरली होगा कि आप सिर्फ घूमने के लिए दक्षिण भारत में चले जाओ, आप साउथ इंडिया में चले जाओ। ठीक है, आप थोड़ा कम होता है, मतलब ज़्यादातर लोग हरिद्वार प्रेफर कर देते हैं। वैष्णो देवी हमने देखा होता है, हमने इंदौर, भोपाल, दिल्ली सब घूमा होता है मध्य प्रदेश वालों ने। लेकिन दक्षिण भारत के कल्चर को करीब से बड़ा कम देखा होता है, उनके बारे में हम ज़रा सा कम जानते हैं। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश वालों ने ये चैप्टर रखा। यहाँ पे जो राइटर हैं जिनका नाम है आचार्य विनय मोहन शर्मा, इनका जो मूल नाम है, जो जब ये पैदा हुए थे तो इनका जो नाम रखा गया था वो आप याद रखना, वो है सुखदेव प्रसाद तिवारी या फिर वीरात्मा। आप सबको पता होगा तिवारी शर्मा, ऑफ कोर्स सरनेम रख सकते हैं अपन। ठीक है, तिवारी भी पंडित, शर्मा भी पंडित, तो नेम चेंज कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, लोग गोयल होते हैं खुद को अग्रवाल बोल देते हैं। तो इस तरीके से तिवारी जी इनका ये थे, सुखदेव प्रसाद तिवारी, वीरात्मा बोलते थे इनको। इन्होंने अपना नाम रखवा दिया बाद में आचार्य विनय मोहन शर्मा। ये ऑफ कोर्स नॉर्थ इंडिया के हैं। इनका जन्म अपने ही मध्य प्रदेश में हुआ था, करकबैल नाम की जगह पे, नरसिंहपुर ज़िले में। और बाद में फिर ये जब घूमने गए थे दक्षिण भारत में तो उसमें इन्होंने क्या देखा, क्या फील किया, वो पूरा का पूरा जो यात्रा वृत्तांत है वो आप अभी पढ़ोगे। यात्रा वृत्तांत, इसको संस्मरण भी बोलते हैं। शुरुआत होती है कि भाई सन 1953 1953 में पहली बार मैं त्रावणकोर यानी त्रावणकोर गया था। जब मैं त्रावणकोर गया तो रास्ते में आंध्र प्रदेश आया, तमिलनाडु आया और केरल आया। ये मुझे देखने को मिला। ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, ये एक ट्रेन है, ये शाम को नागपुर आती है। ठीक है, मतलब जो ट्रेन है वो नागपुर में आती है। रात भर मध्य प्रदेश और हैदराबाद की सीमा में दौड़ती रहती है, यानी पहले नागपुर आती है, फिर मध्य प्रदेश हैदराबाद की जो सीमा है, जो आउटस्कर्ट्स है जहाँ ट्रेन की पटरी होती है, वहाँ ट्रेन निकलती है और सुबह हम पहुँचते हैं बेजवाड़ा। बेजवाड़ा क्या है? ये आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही फेमस शहर है। सुबह जैसे ही मैं पहुंचा मुझे ऐसा लगा कि यार किसी नई दुनिया में आ गया हूँ। मध्य प्रदेश से बहुत अलग था ये बेजवाड़ा शहर। क्यों अलग था? देखो, ये ट्रैवलिंग, जिनको ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मैंने व्लॉग बनाए हुए हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक ट्रैवल वाला बंदा कैसे सोचता है कि हम मध्य प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मध्य प्रदेश में अगर आप रहते हो, ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में, आप देखोगे उतना ज़्यादा समुद्र नहीं है। उतना ज़्यादा क्या, समुद्र है ही नहीं। पहाड़ है, झील है, नदियाँ हैं। अगर आप इंदौर वगैरह में रहते हो, भोपाल में रहते हो, तो शायद आपके पास नर्मदा नदी होगी मैक्सिमम। समंदर का तो चांस ही नहीं है। वहाँ जाते हैं जब बेजवाड़ा में, तो वहाँ है समंदर। जो हवा है वहाँ पे कैसी एक आप कह सकते हो एक टेम्परेचर है, एक महक है समंदर की। हृदय में, मेरे दिल में एक अजीब सा ही उल्लास है, एक खुशी है। कृष्णा नदी के दर्शन होते हैं। कृष्णा एक नदी है जहाँ पे ऑफ कोर्स काफ़ी धार्मिक मान्यता है, उस नदी को पवित्र माना जाता है। आंध्र यानी आंध्र प्रदेश की अगर स्त्रियों की बात करें तो जो साड़ी है वो थोड़ी खुली साड़ी बोला गया है उसको। खुली साड़ी का मतलब है वो साड़ी पहनने का थोड़ा सा अंदाज अलग होगा, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होगी वो साड़ी। बाकी आप गूगल कर सकते हैं, साड़ीज़ इन आंध्र प्रदेश ट्रेडिशनल स्टाइल। पुरुष की बात करें तो यहाँ पे जो पुरुष है वो धोती पहनते हैं, जैसा कि नॉर्थ इंडिया के लोग पहनते हैं। मतलब आंध्र प्रदेश में आपको लुंगी नहीं मिलती। आप इमेजिन अभी कर रहे होगे लड़के तो लुंगी पहनते होंगे, वहाँ के मर्द पहनते धोती। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश के यहाँ, जो हमारा उत्तर भारत है, वहाँ में जिस तरीके से हम पहनते हैं, लाइक मध्य प्रदेश। फिर बात करें अगर धोती की उनकी, तो धोती में भी सेम, जो एक छोर आपको दिखता है ना लटकता हुआ, जैसे चंपकलाल आपने देखा होगा तारक मेहता में, तो हाथ से थोड़ा धोती पकड़ के घूमते हैं, सेम आंध्र प्रदेश में होता है। वर्ण यानी अगर स्किन कलर की बात करो तो आंध्र में भी जनरली लोगों का रंग थोड़ा गोरा था। भाषा थी तेलुगु। करीब करीब 70% जो वर्ड्स थे वो संस्कृत से लिए गए थे, तेलुगु भाषा के। आंध्र में हिंदी की जो रामायण है वो बहुत फेमस है। तुलसी रामायण आप सबने सुना होगा। ठीक है, तुलसी रामायण हम सब ने टीवी में देखे थे ना, उसके काफ़ी दोहे पड़े होंगे। मंगल भवन मंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी,
वही तुलसी रामायण हमारी, जिसको हम रामचरितमानस बोलते हैं, वो बहुत फेमस है आंध्रा में। मेरे एक सहयात्री थे, मतलब मेरे साथ में जो ट्रैवल कर रहे थे, वो पाठ करने लग गए, सुबह सुबह वो उठ के पढ़ने लग गए उसको। फिर मुझे पता चला कि 18वीं शताब्दी जो थी, मतलब 18th सेंचुरी, यानी 1700 से 1800, तो एक भक्त हुआ करते थे जिनका नाम था त्यागराज। उन्होंने तुलसी जी का ही अनुकरण किया, ठीक है, और इस तरीके से एक रामायण लिख दी थी आंध्रा में। फिर खाने की अगर बात करें तो वहाँ के लोग कॉफ़ी बहुत पीते हैं चाय की जगह। जैसे हम यहाँ पे चाय बहुत पीते हैं, आप नॉर्थ इंडिया में देखो, मध्य प्रदेश में हर जगह आपको मिलेगी चाय की टपरी। लोगों के लिए दिन में 2 बार 4 बार चाय आम बात है। किसी भी आप बाज़ार में चले जाओ, वहाँ पे सेम चाय की जगह कॉफ़ी बहुत फेमस है। वहाँ पे आपको मिलती है भाप से बनी हुई चावल की इडली। जैसे हमारे यहाँ पोहे बहुत फेमस है, आप सबने सुना होगा इंदौर के पोहे। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, ये हम बात कर रहे हैं स्टेट की, कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कौन से शहर से मुझे इस वक्त सुन रहे हो। तो अगर आपने पोहे ज़रूर आए होंगे, ग्वालियर में हमारे बहुत फेमस है, आई होप इंदौर में भी फेमस है। इंदौर के भी मैं खा के आया हूँ, तो वो भाप वाले पोहे होते हैं। वैसे वहाँ पे चावल की, अच्छा पोहे भी चावल से बनते हैं, वहाँ पे बनता है चावल की इडली। सब लोग भाप पे बनी हुई चावल की इडली का नाश्ता करते हैं साउथ इंडिया में। स्त्रियों की बात करें तो वहाँ पे फूल बहुत अच्छे लगते हैं स्त्रियों को, ठीक है, उनको बहुत अच्छे लगते हैं कि हमारे बालों में फूल हो। जैसे आपने नॉर्थ इंडिया में देखा ना गजरा फूलों का, वैसे इनके यहाँ पे भी आप देखोगे तो इनके बालों में सफ़ेद फूल लगे होते हैं, या फूल लगे होते हैं बेसिकली, सफ़ेद या जो भी सीज़न के हिसाब से हो। स्टेशनों पे भी बहुत वेड़ी माला बिक रही होती है, मतलब ये गजरे बिक रहे होते हैं। सामान्यतः इनका जो ड्रेसिंग है वो ऐसा ही रहता है, ठीक है, खासकर मतलब बालों पे बड़ा ध्यान देते हैं, सुबह से ही अपने बाल बनाने लगती हैं यहाँ की औरतें। आगे अगर बात करें इनके ड्राई फ्रूट्स की, तो भाई साहब ड्राई फ्रूट में काजू और फ्रूट्स में केले बहुत है। चावल बहुत है यहाँ पर। कुओं का पानी इतना अच्छा खासा है कि भाई आराम से आप कुएं से पानी भर सकते हो, मतलब पानी बहुत अच्छा है यहाँ पे, भगवान की कृपा है, इंद्रदेव की कृपा है। आंध्र में इमोशनल लोग इनको ज़्यादा मिले, मतलब लोगों में इमोशन अच्छा था। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु का मतलब क्या है? तमिल तो आपको पता ही है, तमिल एक कम्युनिटी है, एक एथनिक ग्रुप हो गया एक तरह से। नाडु का मतलब होता है स्टेट, तो तमिल भाषा वाला स्टेट इस तमिलनाडु, तभी भाषा को लेके बड़े वो सेंसिटिव है। संस्कृति को बहुत ज़्यादा ऊपर मानते हैं। आप सबको पता होगा तमिल के लोग, तमिलनाडु के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं रिगार्डिंग देयर लैंग्वेज, रिगार्डिंग देयर कल्चर। तभी तो बचा हुआ है उनका कल्चर इतने अच्छे से। हम लोग तो अपनी धोती से जीन्स पे आ गए। आज धोती पहन के मैं पढ़ा नहीं सकता, धोती पहन के आप घूम नहीं सकते, बट साउथ में लुंगी पहन के आप पॉलिटिक्स कर सकते हो, लुंगी पहन के आप पढ़ा सकते हो। वो कल्चर को बचा के बैठे हैं। हालांकि उन्होंने खुद को मॉडर्न भी किया, ऐसा नहीं है कि वो पिछड़े हुए हैं या छोटी सोच के हैं, नहीं भाई, अपना कल्चर बचाया है। लेकिन हाँ, उतने ही वो मॉडर्न है, काफ़ी ज़्यादा संभले हुए लोग हैं वो। इसके अलावा अगर आप देखो, जब मैं वहाँ पे गया, मैं मतलब कौन, मैं साउथ में नहीं गया अभी तक, आचार्य विनय मोहन शर्मा जी, वो कहते हैं दोपहर को मेरी गाड़ी आंध्र प्रदेश की सड़क पे दौड़ती रही, सड़क पे तो नहीं सॉरी, ट्रेन में दौड़ती रही, मतलब बेसिकली मैं आंध्र प्रदेश से गुजर रहा था। एक जगह मिली गुडूर, तमिलनाडु के पास में, वहाँ गया। वहाँ मैं जब लोगों को ऑब्जर्व किया तो लोग तमिल भाषा का प्रयोग ज़्यादा कर रहे थे। पुरुषों की जब मैंने ड्रेस को देखा इस गुडूर नाम की जगह में तमिलनाडु के, तो काफ़ी लोग जो लड़के थे, मतलब जेंट्स थे, जो लुंगी पहने थे, कुर्ता पहने थे और एक बुशर्ट पहने हुए थे। यानी आपको कुर्ता नहीं मिलता, आपको मिलती है बुशर्ट। अगर आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी या फिर आपने तारक मेहता के अय्यर को देखा होगा, तो आप इमेजिन कर सकते हो लुंगी और बुशर्ट, टी शर्ट नहीं बुशर्ट, ठीक है। और रंग में थोड़ी सी जो श्यामता है वो बढ़ने लगती है, मतलब जो कॉम्प्लेक्सन है वो डार्क है, थोड़े से जो मेल है वहाँ के वो थोड़े आपको काले मिलेंगे। स्त्रियों के कपड़ों की बात करो तो आंध्र में और तमिल में वो आपको ऑलमोस्ट सेम मिलती है। वहाँ पे हरा रंग बहुत ज़्यादा पहनती है जो औरतें हैं, वहाँ पे आपको उनकी साड़ियाँ हरी ज़्यादा मिलेगी। नॉर्थ इंडिया में बहुत कम होगा कि हरी साड़ी पहन के लोग घूम रहे हैं, पागल बोलेंगे, बोलेंगे इसको तो फैशन सेंस ही नहीं है। लेकिन वहाँ हरा रंग बहुत पहनती है तमिलनाडु की औरतें। उत्तर भारत में जब भी तमिल घर बनता है, तो अगर आप देखोगे कोई तमिलनाडु वाला बंदा आके घर बनवाता है तो वो हरे रंग के दरवाजे खिड़की ज़रूर बनाता है। तो अगर आप भी अपने आसपास देखो हरे रंग के खिड़की दरवाजे, तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो बंदा तमिलनाडु का हो सकता है, क्योंकि उसको हरियाली बहुत पसंद है। तमिलनाडु में, साउथ में हरियाली बहुत, आपको पता होगा पोंगल मनाया जाता है, धन धान्य बहुत होता है, खेती अच्छी खासी होती है, तो वो हरियाली का ही प्रतीक है, वो हरे दरवाजे खिड़की, हरी साड़ियाँ।
कभी कभी लक्ष्मी माता की पूजा भी हम हरी साड़ी में करते हैं, आप ऑब्जर्व करना। यही कारण है कि जो औरतें हैं वो भी हरा पहनी है, औरतों को भी हम कहते हैं लक्ष्मी। हमारी खेती भी हमारी लक्ष्मी होती है। फिर हरे रंग से लाल रंग की तरहीज दी जाती है। ठीक है जी, तो आप देखोगे कभी औरतें लाल पहनती हैं कभी हरा, वो सिंबलाइज करता है लाल सिंबलाइज करता है फर्टिलिटी को, शुभता को। तो हरा लाल दोनों कपड़े आपको मिल जाएंगे, बेसिकली आपको हरा ज़्यादा मिलेगा। फिर अगर तमिल और आंध्र के भोजन की बात करें कि क्या कोई डिफरेंस है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मस्त केले के पत्ते पर भात का ढेर, भात मतलब हो गया एक तरह से खिचड़ी, उसके ऊपर भाई साहब रसम। रसम एक तरह की डिश होती है, रसम दाल सब्जी दही, तक्र तक्र एक चीज़ होती है दही जैसी कोई, आई गेस। चटनी, अगर आपने इडली सांभर डोसा, डोसे के साथ नारियल वाली चटनी, फिर ऑरेंज वाली चटनी, ये सब अगर आपने खाया है तो आप फील कर पाओगे कि कितनी सारी चीज़ें एक साथ खिचड़ी में डालकर उसको पूरा मिक्स करके, आप इमेजिन कर सकते हो, कुछ को मज़ा आएगा कुछ को उल्टी आएगी। इमेजिन कर सकते हो इतनी सारी चीज़ें जिसमें दाल भी है खट्टा भी है सब कुछ है, मिला के गोल गोल पिंड बना के, उसके बॉल्स बना के भाई साहब आदमी चबाता नहीं है, उसको निगल जाता है। स्टेशन पे जो आहार गृह है, मतलब जो वेटिंग एरिया है या जो खाने के यू कैन से रेस्टोरेंट्स जो हैं, रेस्टोरेंट होते हैं ना खाने पे, खाने के, वहाँ पे भी आप देखोगे टेबल पे नहीं खा रहे लोग, धरती पे केले के पत्ते बिछे हैं भाई साहब, भंडारे वाली फीलिंग आएगी। अच्छा, वहाँ पे एक कम्युनिटी है जिसको कहते हैं अय्यर, ये ब्राह्मण होते हैं, ये निरामिष भोजी होते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब ये एकदम वेजिटेरियन टाइप, लेकिन जो ब्राह्मणोत्तर है, ब्राह्मण के अलावा ब्राह्मणेतर, इनको आमिष भोजन से कोई परेशानी, वेज नॉन वेज वगैरह खा लेते हैं कुछ लोग जो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन बेसिकली उनका जो फूड होता है वो होता है भात, भात की इडली, यानी वही जो दाल वाला मटेरियल होता है, दाल या चावल वाला, उससे वो लोग बना लेते हैं थोड़ी सी इडली, फिर छोले, डोसा, उपमा, चटनी, दही, बड़े मज़े से ये लोग भाई साहब खाते हैं, मज़ा आ जाए। अगर आप लोग ये लेक्चर को देख रहे हो और डिनर या लंच आपके घर में नहीं बना तो इडली सांभर खाना मज़ा आएगा। चलिए अगर आगे बात करें, सुदूर दक्षिण, जब और दक्षिण में जाते हैं तो उत्तर भारत की तरह यहाँ मिठाइयों की दुकान नहीं है, ध्यान देना। नॉर्थ इंडिया में अगर मैं अपने शहर ग्वालियर की बात करूं, मैं जहां जाऊं आपको दूध वाले की दुकान पे पेड़ा तो मिल ही जाएगा, आजकल बहुत पेड़े फेमस हो रहे हैं, पेड़े, इमरती। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो होली का दिन है, तो देखो मैं आपके लिए चैप्टर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइक ज़रूर करना होली पे। देख रहे हो होली खेलने नहीं गया, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, बाद में खेलूंगा। तो आप देखना जैसे हमारे यहाँ आप जाओगे तो होली या वैसे भी आपको हर जगह मिलेगा भाई, पेड़ा, जलेबी, इमरती, ये सब चीज़ें आपको मिलती है। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ बड़े बड़े शहरों में आपको मुश्किल से कुछ हलवाई मिलेंगे, एक आध हलवाई। वहाँ पे आपको क्या मिलता है, चटपटी खारी खट्टी चीज़ें, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ खट्टा उतना ज़्यादा नहीं चलता, चलता है पर उतना ज़्यादा नहीं जितना मिठाई। आप देखोगे समोसे कचौड़ी वाले क्या जलेबी ज़रूर मिलेगी, शाम को भी भाई सब लोग जलेबी ज़रूर खा रहे होंगे, मिठाइयों का तो क्या ही कहना है। वहाँ नहीं, वहाँ खारी चीज़ें बहुत मिलेंगी आपको, खारी मतलब होता है थोड़ा सा खट्टेपन वाली चीज़ें। अगर घी की बात करें तो घी उतना उपयोग नहीं होता जितना नारियल तेल का उपयोग होता है। नारियल आप सबको पता होगा साउथ में थोड़ा ज़्यादा फेमस है, नारियल के पेड़ भी साउथ में ज़्यादा हैं। आजकल तो नॉर्थ में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, हर जगह आपको नारियल पानी मिल जाएगा। वहाँ नारियल तेल का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। होटलों में अगर आप देखोगे तो भाई साहब भात भात पे जब वो घी डालते हैं, मैंने कहा ना घी कम खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अशुद्ध खाते हो। भाई साहब वो जो घी खाते हैं वो नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा शुद्ध मिलेगा आपको, इतना शुद्ध घी की हद नहीं है। होटल वालों की ईमानदारी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैंने यानी विनय मोहन शर्मा जी ने, जिनका नाम आचार्य सुखदेव प्रसाद तिवारी भी है, जब मैं मद्रास गया, मथुरा नहीं मदुरा, यानी मदुरई गया, त्रिचिन्नापल्ली गया, रामेश्वरम गया, तो मैंने बहुत जगह खाना खाया। घी का जो स्वाद है वो एकदम ताज़ा था। दूध में भाई साहब दुकानदार सीधा कहता है कि भाई साहब दूध में पानी तो मिलेगा ही, पाल मतलब दूध में, वल्लम यानी पानी तो मिलेगा ही। शुद्ध दूध भाई साहब हम नहीं बेचते, हम तो भाई साहब कॉफ़ी वाला दूध रखते हैं, कॉफ़ी में पानी मिला के मिलेगा। चाहिए तो बताओ, घी शुद्ध देंगे, दूध में यानी पाल में वल्लम यानी पानी मिला के देंगे। देख रहे हो कितने ईमानदार है भाई साहब, साउथ है आखिर। तमिलनाडु के बाद मैं पहुंचता हूं केरल।
तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु के बाद मैं पहुंचता हूँ केरल। केरल में जब मैं गया तो एक मुझे मुहावरा याद आ गया, एक लोकोक्ति है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखी है। ये मुझे याद आ गया। क्यों याद आया? क्योंकि भाई साहब हरियाली इतनी थी। केरल के चप्पा चप्पा आबाद है, हरा भरा है, मतलब हर तरफ हरियाली है, लोग हैं। आपको मतलब वो बीहड़ नहीं देखते, जो बीहड़ होता है ना नॉर्थ इंडिया में, कहीं कहीं बीहड़ है, गांव है, कच्ची ज़मीन, लोग ही नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है भाई साहब। केरल की क्या कहो, अगर वहाँ का मैं आपको डेवलपमेंट के बारे में बताऊँ तो आबादी इतनी घनी है कि भाई साहब लोग दो दो तीन तीन फसलें कर रहे हैं। मतलब क्रॉप रोटेशन अगर आपने पढ़ा है 10वीं में तो आप समझ पाओगे भाई साहब, साल में 2-3 फसलें हो रही है, वो भी कम पड़ती है। गरीब जो लोग हैं वो जंगल से कंद तोड़ लेते हैं, फूल तोड़ लिए, काम चला लिए, उसको भून के उबाल के खा लिया। मछली मिल गई तो मज़ा आ गया यार उन लोग को। ठीक है जी। केरल में, केरल का आहार भी आंध्र और तमिल जैसा ही है। जैसे आंध्र और तमिल में था ना, मतलब केले का पत्ता बिछाया, भात में सब कुछ मिलाया, गोला किया, घी के साथ खा गए, सेम वैसा ही है। नारियल बहुत है तो नारियल का प्रयोग बहुत तरह से कहते हैं। आपको शायद पता होगा, नारियल जो होता है हरा वाला, कहा जाता है कि एक साल में जितने दिन होते हैं यानी 365, नारियल के उतने प्रयोग होते हैं। यार आप क्या नहीं कर सकते, उसका तेल है, उसकी सब्जी है, उसको आप कच्चा खाओ, छिलके में पानी भर के रखो, उसके सुखा के उसको जलाओ, उससे कुछ और बनाओ, तमाम चीज़ें क्या नहीं है। तो नारियल का दम से प्रयोग करते हैं ये लोग भाई साहब। कहते हैं ना, आम के आम गुटलियों के दाम, नारियल के नारियल और उसके भी दाम, ऐसा कुछ आप मान सकते हो। बहुत प्रयोग करते हैं वो। नारियल का पानी पीते हैं, गर्मियों में तो हर जगह नारियल का पानी बिकता है, मतलब गर्मी शांत हो रही है। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में आजकल बहुत चल गया ना, छाछ वगैरह चलता ही है, नारियल पानी भी बहुत चल गया है। वैसे वहाँ पे भी हर जगह नारियल पानी आपको मिलेगा। जो उत्तर केरल है, नॉर्थ केरला जो है, वहाँ पे भी मेरे को जाने का एक बार मौका मिला। यहाँ पे खाने में एक खास बात थी कि खाने के लास्ट में जीरे में उबला हुआ पानी गुनगुना वो हमको देते हैं। ये अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो हम लोग जीरे और नमक का पानी देते हैं। ठीक है, जीरे और नमक का जो पानी है उसको थोड़ा सा दिया जाता है ताकि थोड़ा सा डाइजेशन अच्छा होता है। सेम वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही जीरे का उबाला हुआ पानी दे रहे थे। ठेलों पे भी बिकता है, हम जीरा सोडा, आपने भी होगा, मसाला सोडा, जीरा सोडा, ऐसा ही कुछ। ठीक है, यहाँ पे लेकिन बहुत कॉमन है जीरा पानी, ये तो भाई साहब हर घर में आपको मिल ही जाएगा। फिर केरला में जब मैं गया त्रावणकोर में, तो मैंने जो स्त्रियों की पोशाक है वहाँ पर मुझे एक अंतर दिखता है। यहाँ पर केरल के त्रावणकोर में जो औरतें हैं वो पहनती हैं सफ़ेद कपड़े, महाश्वेता, यानी साक्षात माँ सरस्वती के दर्शन हो ऐसा प्रतीत होता है। हर औरत में माँ सरस्वती दिखती हैं। मतलब वो हरियाली को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं, हरे हरे जो तमिलनाडु में हरियाली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केरला में हरियाली को नहीं। केरला में जो साड़ी है वो माँ श्वेता, महाश्वेता, हमारी माँ सरस्वती, उनको रेफर किया जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब माँ सरस्वती घूम रही हो हर जगह। तमिलनाडु की स्त्रियों में हरा लाल रंग अच्छा था, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं था, उनको चाहिए था सफ़ेद। ठीक है, यहाँ इस लेख में पोशाक आदि की चर्चा नगर, और यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है बार बार कपड़ों के बारे में ताकि आप थोड़ा याद रख पाओ कि यार ऐसा भी होता है। मतलब कपड़ों की चॉइस भी बदल जाती है प्रांत के साथ साथ। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो यार एक चेंज आ गया है। चेंज ये आया है कि जो शहर हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तमिल हो, केरल हो, वहाँ के कपड़े नॉर्मल सेम हो गए हैं बॉलीवुड की वजह से। क्योंकि बॉलीवुड हर कोई देखता है, हॉलीवुड हर कोई देखता है, तो जो बॉलीवुड की साड़ी का स्टाइल है आज शहरों में, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, शहरों की जो साड़ियाँ हैं औरतों की वो ऑलमोस्ट सेम हो गई है। आधुनिक अगर आप महाराष्ट्र में जाओ, फॉर एग्जांपल मुंबई, तो आप क्या देखते हो कि ना औरतें वही बॉलीवुड की तरह भाई साड़ी पहन रही होती हैं, जिसका एक छोर छोर यार अब आप अपने घर में जो भी लेडीज़ हो, मॉम हो, उससे पूछ लेना साड़ी का छोर क्या होता है। छोर मतलब अब आप कह सकते हो जो कंधे पे पार्ट आता है वो छोर। ठीक है जी, जो कंधे से होते हुए पीछे जा रहा होता है ना साड़ी का, तो वो दक्षिण कंधा। दक्षिण का मतलब होता है राइट, उत्तर होता है लेफ्ट। अब वो मत बोलना सर ऐसे कैसे हो सकता है, दक्षिण तो साउथ होता है। भाई वो राइट लेफ्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। देखो अगर आप सूरज को देख रहे हो, हमारी ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है? सूरज से, इंडिया में। तो जब आप सूरज को देखते हो तो आप देखते हो पूर्व में। ठीक है, तो आपका फेस कहलाता है पूर्व, आपका हेड का पीछे का हिस्सा कहलाता है पश्चिम, आपका राइट कहलाता है दक्षिण, और उत्तर कहलाता है आपका लेफ्ट। तो दक्षिण कंधे का मतलब होता है राइट
कंधा, राइट शोल्डर। तो वहाँ पे आप देखोगे जो छोर है वो राइट शोल्डर से औरतें डालती हैं साड़ी का, और पीछे कंधे से होता हुआ पैरों की एड़ी तक आ रहा होता है। ठीक है, इतना मतलब जो साड़ी का छोर है वो नीचे जा रहा होता है। सिर खुला रहता है, घूंघट थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं अब लोग। वेशभूषा भारतीय नारी की एकता का प्रतीक बन गई है। तो ये अच्छी बात है, अब सारी औरतें जब एक जैसी साड़ी पहनेंगी तो एक है हम तो ये चाहते ही है ना, सबकी भाषा एक हो, सबके तौर तरीके एक हो, विचार एक हो, तभी तो हम सब एक होंगे। हम भारत एक है ना, तो इतनी ज़्यादा क्यों विविधता हो कि हमें अलग फील होने लगे। एक भी होना चाहिए, अच्छा है। त्रावणकोर कोचिन में अगर पढ़ाई की बात करें तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। गरीबों के घर में भी जो अधिकतर नारियल के विभिन्न अवयवों से बनते हैं, नारियल के जो अवयव है, नारियल का छिलका वगैरह, उनसे घर बनते हैं। वहाँ पे भी आपको देखना थोड़े बहुत लोग पढ़ेंगे, पढ़े लिखे मिलेंगे, सफाई मिलेगी। आप अगर हरियाली की बात करो तो छोटे छोटे घरों में भी आपको कम से कम 5-10 भाई साहब पेड़ मिल जाएंगे नारियल के, 2-4 केले के। मतलब देख रहे हो गार्डनिंग को कितना अच्छा प्रमोट करते हैं। उत्तर की अगर बात करें तो उत्तर में जो चारों ओर हमारे गांव हैं वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पेड़ होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे लेकिन गंदगी नहीं है। उत्तर में एक कमी बहुत, गंदगी मिल जाती है आपको, शहर से दूर गंदगी मिलेगी, यहाँ नहीं है भाई साहब। गाँव की गली गली आपको साफ मिलेगी, हर गाँव में आपको बिजली मिलेगी केरल में। पोस्ट ऑफिस, अरे बाप रे, पोस्ट ऑफिस है आपको, छोटा सा दवाखाना मिलेगा आपको, क्लिनिक मिलेगा आपको, स्कूल बनेगा। भाई साहब स्कूल ना हो तो गाँव बसते नहीं है। एक प्राइमरी स्कूल तो हर गाँव में चाहिए, 4-5 स्कूल, अगर 4-5 गाँव इकट्ठे हैं तो उनके बीच में एक हाई स्कूल तो चाहिए ही। 20-25 गांव हैं तो भाई साहब एक कॉलेज तो चाहिए ही। हिंदी इतना फेमस होते जा रहा है कि गांव गांव में हिंदी बोलने वाले आपको मिलते हैं यार, दिल खुश हो गई ये तो। केरल में जो पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे कन्याओं को संगीत सिखाया जाता है, चित्रकारी सिखाई जाती है, डांस सिखाया जाता है, नृत्य सिखाया जाता है, हिंदी पढ़ाई जाने लगी है। बिना हिंदी सीखे संस्कृत वो समझ नहीं सकते, और संस्कृत समझना ज़रूरी है। विवाह की बात करें तो वो ज़रूर बताता है, अब जब मान लो किसी की शादी हो रही है तो पिता ज़रूर बताता है गर्व से वो भी, कि मेरी बच्ची को चित्रकला आती है, उसको संगीत आता है और उसे हिंदी आती है। यानी हिंदी बोलना साउथ में, केरल में एक स्किल है। वो अपनी, जैसे हम आजकल नॉर्थ में नहीं करते, अरे हमारी बेटी क्या करती है, अच्छा बना लेती है खाना, तो हम ऐसे प्रमोट कर रहे होते हैं ना, हमारी बच्ची अच्छा खाना बना लेती है, अच्छा कमा लेती है, पढ़ी लिखी है। वैसे वहाँ पे वो लोग कहते हैं हमारी बच्ची अच्छा संगीत जानती है, अच्छी चित्रकला जानती है, और अच्छी रंगोली और अच्छी हिंदी भी जानती है। इस तरीके से वहाँ पे एक स्किल बन चुकी है, एक सर्टिफिकेशन हो जाता है हिंदी बोलना। त्रावणकोर अगर बात करें तो वहाँ पे 6,000 लड़के लड़कियाँ हैं जो हिंदी की परीक्षा में बैठते हैं, हिंदी का सब्जेक्ट लेके परीक्षा देते हैं कि हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी कई वर्षों से अनिवार्य बनी हुई है, हिंदी पढ़ना कंपलसरी भी हो गया है वहाँ पे। फिर हम अगर बात करें कि मैं जब त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम, वहाँ से जब मैं कन्याकुमारी गया तो बड़ी ही शानदार यात्रा थी। त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम के जो बाज़ार थे वहाँ पे मैंने देखा कि यार लोग बिना चप्पल के चल रहे हैं, बेयर फुटेड चल रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि देखो 12 ही महीने वहाँ बारिश होती ही रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि बाढ़ आ जाए भाई, लेकिन थोड़ा थोड़ा बारिश होती है। क्या पता कब कीचड़ हो जाए, पैर गंदे हो जाए, इसलिए नंगे पैर चलते हैं। घर में घुसने से पहले पैर धो लो, काम खत्म। जब मैं विश्वविद्यालय का मुझे कुछ काम था, यूनिवर्सिटी का काम मैंने निपटाया तो मैं गया, मैंने कहा बीच देख के आए, समुद्र के दर्शन किए जाएं। तो मेरे साथ में एक प्राध्यापक चंद्रहासन जी थे और विलादयन जी थे, मतलब कुछ लोग मेरे साथ में थे। तो हवाई अड्डे से होते हुए हम लोग पहुँचे समुद्र तट। समुद्र तट थोड़ा सा उग्र है, मतलब वहाँ पे जो समुद्र है काफ़ी उग्र है, लहरें बहुत उफान पे रहती हैं, बहुत आवाज़ आती है वहाँ पे। समुद्र को जब हमने दूर से देखा तो छोटी मोटी कश्तियाँ भी दिखती हैं वहाँ पर, मतलब समुद्र की जो लहरें हैं वहाँ से हमने देखा तो दूर बहुत कश्तियाँ दिख रही थी हमें, एक के ऊपर एक। ऐसा लगता है कि मान लो कश्तियाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ फील हो रहा होता है। पहाड़ बन रही होती है लहरों का। और मैं ये सब देखने गया था, लहरें बन रही हैं, मिट रही हैं, बहुत मज़ा आता है। लहरें आपके पैरों को छू रही होती हैं, आए हाय मज़ा ही आ जाता है यार। इसके बाद एक बहुत शानदार चीज़ हुई थी। इसके बाद क्या हुआ था, लहरें आती हैं जाती हैं, मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब भय नहीं लगता। मतलब थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि अब इसमें क्या डरना। मतलब पहले आपको डर लगता है कि कहीं लहरें हमें ना डुबा लें, एक समय के बाद आपका डर खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, थोड़ी ही दूर हम देखते हैं कुछ मछुआरों को,
मछुआरे जो अपनी नौका को तैयार कर रहे थे और लहरों में डाल रहे थे, यानी यू कैन से जैसे हम पार्किंग से गाड़ी निकालते हैं ना, रोड पे लेके आते हैं, वैसे वो जमीन से पानी में अपनी नौका को लेके जा रहे होते हैं। और हमने देखा किस तरीके से दो मछुआरों ने अपनी नाव को लिया और पानी में फेंक दिया। फेंक दिया का मतलब ऐसे नहीं, नहीं चाहिए मेरे को, फेंक दिया मतलब उतारी। कितना भयंकर समुद्र होता है ना। लेकिन लहरें 2-3 बार बस ऊपर नीचे हुई और नाव सेट हो गई उसमें। लगता है कि यार अब डूबी नाव, अरे 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 अब डूबी अब डूबी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही आराम से धीरे धीरे वो लहरों के हिसाब से उस नाविक ने अपनी नाव को सेट कर दिया। मतलब ये देख के क्या लगता है उधर को कि यार प्रकृति पे ऐसा नहीं है कि विजय पा ली है मनुष्य ने। मनुष्य कभी हारता नहीं है प्रकृति पे, वो विजय पाके रहता है। कि तुम नेचर कितना भी पावरफुल हो, लहरें कितनी भी पावरफुल हो, हम अपना रास्ता बना ही लेते हैं। आदमी की ये तो शक्ति है। समुद्र में आप देखो तो कई मछुआरों की नाव जो है वो तैर रही है। कई बार समुद्र गुस्से में आता है और अनफॉर्चुनेटली यार इन लोग की डेथ हो जाती है। कई बार हुआ है समुद्र में ही समाधि बन जाती है, कभी वापस नहीं आ पाते। कोई मछुआरा ये नहीं कह सकता कि मैं पक्का शाम को कराऊंगा। ये शोल्डर वाली फीलिंग हो गई ना, मतलब वो ये नहीं कह सकता कि बेटा मैं पक्का आऊंगा। क्या पता समुद्र में ही उसकी समाधि बन जाए। समुद्र की जो के गर्भ में नियति की लहरों से वो खेलता है। सर पे उसके कफन होता है एक तरह से। थोड़ा ज़्यादा फिलॉसफी हो गई ना, वापस आते हैं। समुद्र दर्शन के जब हमने मतलब हमने दर्शन कर लिया, उसके बाद हम गए जू, अजायब घर बोलते हैं उसको। कई तरह की हमने मछलियाँ देखी, सांप देखे, केकड़े देखे, बहुत उनको कंजर्व करके रखा गया था। कहते हैं कि भारत में ये जो मत्स्य संग्रहालय है, मतलब मछलियों का ये जो कलेक्शन वाला है, ये कंजर्वेशन क्या बोलते हैं इसको, एक वर्ड सेंचुरी बोल सकते हो आप। ठीक है जी, ये एक अलग ही तरह का है, ज़्यादा नहीं मिलते आपको। इसके बाद हम एक अनंत शयनम मंदिर में गए। मंदिर में एक कंडीशन थी कि आप सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। यू कैन से पैंट, शर्ट, जीन्स, टॉप, इस तरह की चीज़ें पहन नहीं सकते। फीमेल्स जो हैं वो साड़ी पहन सकती हैं। साड़ी क्योंकि लपेटी हुई होती है, सिली हुई नहीं होती है। उसके बाद ही आप मंदिर में जा सकते हो। मंदिर में जो मूर्ति है, क्या बड़ी सी मूर्ति है। ठीक है जी, त्रिवेंद्रम की बात करें तो त्रिवेंद्रम से जब हम कन्याकुमारी जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी बस्ती है, मतलब और ज़्यादा इलाका बसा हुआ है। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी आपको लगता है पॉपुलेशन डेंसिटी और ज़्यादा हो रही है। ऐसा लगता है कि त्रिवेंद्रम तो यार जो त्रिवेंद्रम है यार वो तो 50 मील तक चला गया हो। मतलब बहुत बड़ा है त्रिवेंद्रम तो। इतनी घनी आबादी और कहीं आपको नहीं मिलती भारत में, इतनी ज़्यादा डेंसिटी। अगर आपके रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए तो आप देखते क्या हो कि भाई आसपास कोई ना कोई कुआं होगा पक्का। कुएं पे तमिल की जो औरतें हैं वो ताड़ की बनी हुई रस्सी, यानी वही नारियल वारियल की बनी हुई रस्सी से पानी भरते हुए आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, वो ये हुआ इनके साथ। गाड़ी पंचर हो गई, हम लोग रुके तो कुछ औरतें समझ गई कि इनको प्यास लग रही होगी, तो सामने से उन्होंने पानी ऑफर कर दिया। उन्हें देख के अजीब लग रहा था, कैसे दिख रहे हैं ये लोग, नॉर्थ के लोग थे ना। ठीक है, हमने गौर किया तो वो सोने के जो कर्ण क्या बोलते हैं उसको, कुंडल, कान के बूंदे पहनी हुई थी। ठीक है, फूल पहनी हुई थी, फूल भी था। तो मुझे देख के थोड़ी हैरानी हुई। ऐसा लग रहा था कि यार कैसे इनके कान सहन कर लेते हैं, मतलब गोल्ड भी है, फ्लावर भी है। तो काफ़ी देख के ये स्त्रियों को बड़ा देख लिया इनने, पर अच्छा है, चलो ऑब्जर्व करा। दक्षिण की बात करें तो सोने के आभूषण ही पहनती है वो। सोने के से तो नीचे उतरती ही नहीं है वो, सोना तो भाई चाहिए। काफ़ी जो संपन्न परिवार है वो लोग काफ़ी हीरे मोती जवाहरात ये सब भी पहन लेते हैं। सोना काफ़ी हल्की है। ठीक है, जो अमीर लोग हैं उनके लिए सोना लगता है कि नहीं सोना तो हल्का है, हमको तो भाई डायमंड चाहिए। हम फिर देखने गए भाई सनसेट। हम सूरज डूबने से पहले जब कन्याकुमारी पहुंच गए थे। ठीक है, समुद्र को अगर बात करें तो बहुत ही शानदार दृश्य हुआ। 3 समुद्रों का मिलन हो रहा था, 3 सीज थे। जहाँ जैसे होता है त्रिवेणी नदियों का, वैसे यहाँ पे त्रिवेणी थी समंदरों की। एक तरफ तो था हमारा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, अरब महासागर, अरेबियन सी, अरब सागर, और बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। तीनों का पानी मिल रहा था इस कन्याकुमारी के समुद्र तट पर। बहुत लोग सूर्यास्त को देखने आए, परंतु उस दिन सूर्यास्त लोगों को देखने को नहीं मिला क्योंकि आसमान में थे बादल। संसार में
ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे समुद्र में ही सूरज डूबता है और समुद्र से ही उगता है। मतलब यू कैन सी सनराइज एंड सनसेट फ्रॉम द सेम सी। समझे? मतलब एक ऐसा बीच है, बीच के एक किनारे पे आपको सनराइज देखने को मिलता है, दूसरे किनारे पे आपको सनसेट देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। सुबह आ जाओ तो सनराइज दिखेगा, थोड़ी दूर जाओगे आपको शाम को सनसेट दिख जाएगा। तो बहुत ही शानदार जगह है ये, कन्याकुमारी का एक बीच है। तो हुआ कुछ नहीं, बादल आ गए थे, निराश हो गया मैं। उसके बाद माँ पार्वती के दर्शन करने हम एक मंदिर में गए। इस मंदिर में आपको उघारे बदन जाना पड़ता है। उघारे बदन इन द सेंस आपको अपर बॉडी पे आप ज़्यादा कपड़े नहीं पहन सकते, खाली आपको लुंगी पहन के ही जाना होगा। इस मंदिर के बारे में एक कथा है। आई होप चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा, और बड़ा हो तो भी स्किप मत कर देना। अगर आप चैप्टर को स्किप कर करके देखोगे तो बहुत ही कम चांस है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। तो वीडियोस स्किप करके मत देखा करो, ठीक है जी? वीडियो पूरी देखा करो, जब भी फुर्सत हो क्लिक करो। बट स्किप करोगे तो आपके लिए वीडियोस आना बंद हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। तो जितना हो सके वीडियो को पूरा देखा करो। चलें जी, तो ये कहानी क्या है इस मंदिर की वो समझें। कहानी ये थी कि जब शिव जी का विवाह होने वाला था माँ पार्वती से, शिव जी यहाँ पे आ नहीं पाए कुछ कारण से। जो शिव जी हैं वो शुचिंद्रम तक आ गए, लेकिन विवाह मुहूर्त था रात में। पार्वती जी बहुत उदास हो गई, वो अपने घर पे वापस चले गई, और तब से यहाँ उनका नाम हो गया कन्याकुमारी। कुमारी यानी कुंवारी। तो यहाँ पे मंदिर बन गया उनका। काफ़ी शानदार मंदिर है। आपको यहाँ रात को दूर से आते हुए जहाज, दूर से आपको जहाज दिखते हैं और ऐसा लगता है कि मान लो दिए हो, जहाज नहीं दीपक लगता है, लैंप लगता है। कन्याकुमारी से जब मैं लौट रहा था तो शुचिंद्रम का मंदिर था, उसके मैंने दर्शन किए। जब वहाँ का जो मंदिर का द्वार है वो काफ़ी ऊपर है, गोपुरम। अंदर हनुमान जी की एक काले पत्थर वाली मूर्ति है। बेसिकली ये शिव मंदिर है, शिव जी की यहाँ पे पूजा की जाती है। यहाँ पे नदियों के दर्शन होते हैं आपको, नदियों की कुछ शायद मूर्तियाँ हैं। यहाँ के जो मंदिर में पत्थर के स्तंभ है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप हाथ से उन पे ठक ठक करते हैं ना, ठक 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 ठक, तो आपको कभी स, कभी र, कभी ग, कभी म ऐसी आवाज़ आती है। बहुत ही शानदार पत्थर है। त्रिवेंद्रम, जिसको तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं, हम रात को वहाँ लौटे आए। अगर हम कंपेयर करते हैं त्रिवेंद्रम को और कन्याकुमारी को, तो यहाँ पर आपको जो ज़मीन है बीच में जब आप जाते हो तो आपको दिखता है कि यार खेती हो रही है सुपारी की, काजू की, केले की, नारियल की और चावल की। समय कम होने के कारण होने से मलयालम के कई साहित्यकारों से भेंट मैं नहीं कर पाया। बेसिकली मैं मिल नहीं गया था लिटरेचर वाले लोगों से, राइटर्स से। मलयालम में जा नहीं पाया, मिल नहीं पाया लोगों से। हाँ, लेकिन मैंने ये बात जानी और मैं बहुत खुश हुआ कि मलयालम में भी तुलसी रामायण का ट्रांसलेशन यानी जो अनुवाद है वो हो चुका है। मलयालम साहित्य भी प्रगतिवाद की तरफ है, वो भी बहुत डेवलप हो रहे हैं। अगले दिन मैंने आराम किया और उसके बाद में मदुरई के लिए रवाना हो गया। यहाँ एक मीनाक्षी का मंदिर है, बहुत ही शानदार मंदिर है। ये बहुत ही विस्तीर्ण है, मतलब काफ़ी बड़ा है, गोपुरम से घिरा हुआ है। मतलब बड़े बड़े दरवाजे वगैरह हैं, गुंबद हैं। गोपुरम एक तरह का दरवाज़ा होता है, जैसे आपने अगर ताजमहल अगर आप गए हो तो 3 दरवाजे आपको मिलेंगे, कुछ इस तरीके का गुंबद वाला एक बड़ा सा दरवाज़ा होगा। इसके अलावा बहुत सारी मूर्तियाँ आपको मिलेगी, जैसे अगर आपने कभी सन टेम्पल देखा हो, छोटी छोटी मूर्तियाँ आपको बहुत मंदिरों में मिल जाती है। मंदिर के हर खंबे पे आपको मिलता है हाथी, और हाथी के ऊपर होता है सवार सिंह। हाथी हाथी दिखाता है शक्ति को, सिंह दिखाता है डिसिप्लिन को, विल को। तो डिसिप्लिन ओवर पावर ये दिखाता है हाथी के ऊपर सवार शेर। काफ़ी शानदार मूर्तियां हैं। एक हॉल है जहाँ पे 1000 खंबे हैं इस मीनाक्षी के मंदिर में। बहुत सारे लोग नर और नारी इस हॉल में खाना खा रहे होते हैं, प्रसाद पाते हैं, भंडारा पाते हैं। मंदिरों की अगर बात करें तो काफ़ी सारे संतों की मूर्तियां हैं, करीब करीब 63 संतों की यहाँ पे मूर्तियां हैं, जिनकी वाणियों का यहाँ पे अध्ययन चल रहा होता है। यू कैन से एक आध्यात्मिक रिसर्च सेंटर आप कह सकते हो। शाम को मदुरा में अगर आप देखो तो हिंदी प्रचार सभा आपको देखने को मिलती है, लोग हिंदी पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे तमिल साहित्य के विद्वान भी आते हैं जिनको तमिल पहले से आती है। वहाँ पे तमिल के कवि कंबन, अगर आपने नाम सुना हो, कंबन जी ने तमिल में रामायण लिखी थी, उसको कहते हैं कंबन रामायण।
जैसे नॉर्थ में हम कहते हैं ना तुलसी रामायण, वैसे वहाँ है कम्बन रामायण। तो जितनी शिद्दत, जितनी इज्जत वो कम्बन रामायण को देते हैं अपनी भाषा को, उतनी ही हिंदी को भी देते हैं। मातृभाषा और इस देश की राजभाषा दोनों को समान इज्जत मिलती है। फिर मैं गया रामेश्वरम के धनुषकोटी। आए हाय धनुषकोटी, नाम बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ये वही गांव है जहां हमारे आदरणीय डॉक्टर कलाम साहब का जन्म हुआ था। धनुषकोटी गांव भी मैं गया, मैं यानी राइटर, काश मैं भी कभी जाऊं। बहरहाल राइटर कभी गए। धनुषकोटी से लंका ज़्यादा दूर नहीं है। अग्निवोट आती जाती है। अग्निवोट का मतलब मैं भी नहीं जानता ऑनेस्टली। यहाँ के जो तीर्थ यात्री हैं वो स्नान कर रहे होते हैं। रामेश्वरम काफ़ी पवित्र है, वहाँ पे एक कुआं है जो पवित्र माना जाता है, पानी जिसका मीठा है। बड़ा सा मंदिर है रामेश्वरम, जहाँ कभी कलाम साहब वॉक किया करते थे, परिक्रमा किया करते थे। हिंदी जानने वालों की कमी नहीं है, लोगों को बहुत हिंदी आती है। आपको होटल में मिलते हैं हिंदी बोलने वाले लोग काफ़ी। रामेश्वरम के बाद त्रिचिन्नापल्ली नाम की मैं जगह गया, जहाँ पे भी हिंदी बहुत फेमस है। इसके बाद श्रीरंगम का मंदिर है, वो देखने लायक था। फिर कावेरी नदी में एक द्वीप है, वो भी हमने देखा, जहाँ पे काफ़ी सारी सीढ़ी चढ़ने के बाद आप एक बड़े से मंदिर में पहुँच जाते हो। शहर काफ़ी शानदार है, नदी काफ़ी शानदार है। इसके बाद यहाँ मैंने देखा तमिल साहित्य बड़ा प्राचीन है, मतलब तमिल लिटरेचर, आए हाय बहुत इज्जत होती है तमिल लिटरेचर की। तमिल लिटरेचर का आप देखोगे तो काफ़ी लोग पढ़ते हैं। संस्कृत के काफ़ी शब्द तमिल में मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति मुझे मिले जिनका नाम था अवध नंदन जी, इनसे मैं मिला। ये संस्कृत के इतिहास के बारे में लिख रहे हैं, तमिल भाषा के बारे में लिख रहे हैं, मतलब एक स्कॉलर है। मुझे इन्होंने बताया कि तमिल का जो व्याकरण है वो ईसा की 4 शताब्दी पूर्व लिखा गया था, यानी 400 BC, आज से 2400 साल पहले लिखा गया था। तमिल का जो व्याकरण है, तमिल ग्रामर, और आज तक चल रहा है। ठीक है जी, तमिल का एक ही रूप है, उसकी कोई उपभाषाएं नहीं है। तमिल एक जैसी ही बोली जाएगी पूरे रीजन में जहाँ भी तमिल बोली जाती है, उसका कोई रूप नहीं है अलग अलग तरह की तमिल। आखिरी पैराग्राफ अगर बात करें चैप्टर की, त्रिचिन्नापल्ली से जब मैं गया मद्रास, जिसको आज हम चेन्नई बोलते हैं, वहाँ भी मैंने देखा काफ़ी लोग हिंदी बोलते हैं। वहाँ की हिंदी प्रचार बहुत अच्छा है। वहाँ की एक प्रमुख हिंदी की विद्यापीठ है, जो लोग काम कर रहे हैं हिंदी के प्रसार के लिए। यहाँ पर आप देखोगे तो हिंदी के करीब करीब 100 अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जो करीब करीब हर वर्ष ऐसे 100 लोग होंगे जो हिंदी पढ़ते हैं, पढ़ाने के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। महात्मा जी ने अब मद्रास में, जब महात्मा गांधी जी ने मद्रास में हिंदी प्रचार की नींव रखी थी, तब ऋषिकेश जी के साथ साथ रघुवर दयाल जी, जो यहाँ के हिंदी प्रेमी जन हैं, वे भी सभा में पहुँचे। तो बेसिकली ये महात्मा जी यहाँ पे कोई आए हुए होंगे। ये जो टाइम बताया गया, ये टाइम मैंने क्या बताया था, लेट मी चेक। महात्मा गांधी जी का ज़माना तो नहीं होगा, ये कोई होंगे महात्मा जी। तो काफ़ी लोग आए हुए थे उस समय, नींव रखी गई कि भाई हिंदी का प्रचार हो यहाँ पे। तो हिंदी को ये एक तरह से राष्ट्रभाषा का अंग मानते हैं, हिंदी को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं। आपको पुस्तकालय मिलता है यहाँ पर। अब अगर चैप्टर की एंडिंग के बारे में मैं आपको बताऊं तो बहुत ही शानदार है। मद्रास में अडियार पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है अडियार नाम की, जहाँ पे आपको एक बहुत ही पुराना सा बरगद का पेड़ मिलता है जो वर्ल्ड फेमस है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर आपको मिलती है 200 फुट लंबाई, और चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर आपको मिलती है 205 फुट। यानी अगर आप इसकी बात करते हो एरिया की, तो वो 200 फुट इंटू 205 फुट, ये आप इनका एरिया निकाल सकते हो। एनी बेसेंट ने जब स्थापना की हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, इसके बारे में आप पढ़ना कभी। एनी बेसेंट एक रिफॉर्मर थी, तो इसके नीचे वो सभा हुआ करती थी, इतने बड़े पेड़ के नीचे, और हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं, इस पेड़ के नीचे बैठते हैं, इसके दर्शन करते हैं। मद्रास का बीच बहुत सुंदर है, शाम को मेला लग जाता है एक तरह से, बहुत सैलानी, बहुत लोग घूमने आते हैं। और अगर आप देखो तो सैलानियों को रात को 8 बजे तक मद्रास का जो रेडियो का जो स्टेशन है, वहाँ का आवाज़ तक आ रही होती है। बॉम्बे की आपने चौपाटी ज़रूर देखी होगी, मुंबई की। अगर आप देखते हो बॉम्बे की चौपाटियाँ, आपने कभी बीच देखा है तो वो वैसा ही बीच आपको मिलता है यहाँ पे मद्रास में भी।
और यहाँ अगर आप देखोगे तो बॉम्बे में एक डिफरेंस है, बॉम्बे में है तड़क भड़क ज़्यादा, बॉलीवुड बॉलीवुड वाला बॉम्बे है। यहाँ आपको मिलता है भारतीयता, सादगी, सिंप्लिसिटी, यू कैन से सिंप्लिसिटी आपको मिलती है मद्रास के समुद्र तट में, जो आपको बॉम्बे में, मुंबई में नहीं मिलती है। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा, आपने आखिरी तक वीडियो देखी। यार वीडियो को आखिरी तक देखा करो, अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप किया तो मैं और वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो लोग पूरा देखें, छोटी छोटी वीडियोस। अगर आप चाहते हो क्वालिटी कंटेंट आपके पास आए तो आपको वीडियो को पूरा देखना ही होगा। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं, एंड फाइनली